हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें दो प्रोज पीसेस हैं जहां राइटर्स अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस जो हैं वो शेयर करते हैं। पतझड़ सिंबलाइजेस लॉस, एंडिंग्स, इमोशनल टूटन। ठीक है, ये सिखाता है कि सैडनेस भी लाइफ का पार्ट है जो मैच्योरिटी लाता है। फॉलिंग लीव्स इज इक्वल टू लेसन्स ऑफ लाइफ, ये इसका सार है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एमसीक्यू सॉल्यूशन सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेंगे ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। लिंक हमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हम पेपरों की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे, है ना जी। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनकी कलम में जितनी ताकत थी उतना ही जुनून उनके दिल में देश के लिए भी था। तो चलिए रविंद्र केलेकर जी की जिंदगी और उनके विचारों की दुनिया में एक प्यारा सा सफर करते हैं। सोचिए तो जरा, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो लिखता भी हो और देश की आज़ादी के लिए लड़ता भी हो? क्या शब्द भी लड़ाई का हथियार बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और रविंद्र केलेकर जी की कहानी इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। तो आइए इस हीरो के सफर की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी शुरू होती है 7 मार्च 1925 से। इसी दिन रविंद्र केलेकर जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म हुआ था बहुत ही खूबसूरत कोंकण इलाके में। और पता है, वो अपने छात्र जीवन से ही, मतलब जब वो स्टूडेंट थे तभी से एक बहुत बड़े काम में जुड़ गए थे। और वो काम था गोवा मुक्ति आंदोलन। मतलब सोचिए, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ ही साथ अपनी धरती गोवा की आज़ादी के लिए संघर्ष भी कर रहा है। ये जज्बा ही उन्हें सबसे अलग बनाता था। लेकिन वो सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं थे। उनके हर काम के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक आवाज थी जो उनके विचारों से निकलती थी। उन्हें एक गांधीवादी चिंतक के रूप में जाना जाता था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो गांधी जी के दिखाए सत्य, अहिंसा और सेवा के रास्ते पे चलते थे। और सिर्फ कहते नहीं थे, बल्कि अपनी जिंदगी में उन उसूलों को अपनाते भी थे। और यही सोच उनके लेखन में भी साफ झलकती थी। वो अपनी लेखनी से आम लोगों की जिंदगी, उनके सुख दुख, उनकी मान्यताएं और परंपराओं को सामने लाते थे। और साथ ही देश और समाज को लेकर उनके जो अपने विचार थे उन्हें भी वो सबके सामने रखते थे। उनके लिखने की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनके विचार एकदम मौलिक थे, ओरिजिनल थे, पर साथ ही वो बहुत ही आसान तरीके से जिंदगी की बड़ी बड़ी सच्चाइयों तक पहुंचने की कोशिश करते थे। उनकी हर बात दिल को छू जाती थी। तो एक तरफ वो एक महान चिंतक थे और दूसरी तरफ वो शब्दों के जादूगर भी थे। चलिए अब उनके साहित्यिक सफर पर एक नजर डालते हैं। आप जानते हैं, कोंकणी भाषा में उन्होंने पूरी 25 किताबें लिखी। 25! इसी से वो कोंकणी और मराठी के सबसे बड़े लेखकों और पत्रकारों में गिने जाने लगे। यही नहीं, मराठी में भी उन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। और उनकी कलम यहीं नहीं रुकी। उन्होंने हिंदी और गुजराती में भी कुछ किताबें लिखीं। इससे पता चलता है कि भाषा उनके लिए कोई बंधन नहीं थी। वो सिर्फ लिखते ही नहीं थे, बल्कि दूसरे महान लेखकों के विचारों को भी आगे बढ़ाते थे। उन्होंने काका कालिलकर जी की कई किताबों का संपादन और अनुवाद भी किया, ताकि उनके विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उनकी कुछ बहुत ही मशहूर किताबें हैं, जैसे कोंकणी में उजवाड़ा चेसूर, समीधा, मराठी में जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। उनके इस शानदार काम के लिए उन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान भी मिले। पर सवाल ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनके लिखने में ऐसा क्या खास था जो लोगों को इतना पसंद आता था? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ये तो भाई कविता का गुण है। मतलब कम से कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना। लेकिन सोचिए, जब यही जादू गद्य में यानी कहानियों और लेखों में आ जाए तो वो रचना कितनी कमाल की हो जाती है। तब पढ़ने वाले को वो पुरानी कहावत याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, क्योंकि लेखक ने मतलब की बात पहले ही निकालकर सामने रख दी है। सुनने में भले ही आसान लगे, पर सच तो ये है कि सरल लिखना और कम शब्दों में अपनी बात कहना असल में ज्यादा कठिन काम है। फिर भी ये मुश्किल काम हमारे साहित्य में हमेशा से होता आया है। जैसे हमारी सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं और हाँ, हम सबकी पसंदीदा पंचतंत्र की कहानियां, ये सब इसी बात का सबूत हैं। और पता है, ठीक यही कमाल का काम रविंद्र केलेकर जी ने कोंकणी भाषा में किया। इसीलिए इस पाठ में जो प्रसंग दिए गए हैं वो पढ़ने वालों से एक छोटी सी मांग करते हैं। वो कहते हैं कि कहा तो थोड़ा जाएगा पर समझना बहुत कुछ होगा। हमें शब्दों के पीछे छिपे गहरे मतलब को ढूंढना होगा।
और ये प्रसंग सिर्फ पढ़ने या मजा लेने के लिए नहीं है, नहीं, ये हमें एक जागरूक और एक एक्टिव नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। तो जो पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना, वो हमें उन लोगों से मिलवाता है जो चुपचाप इस दुनिया को रहने और जीने के लिए एक बेहतर जगह बना रहे हैं। और दूसरा प्रसंग ज़ेन की देन हमें बौद्ध दर्शन की ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसकी वजह से जापान के लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी कुछ पल सुकून के निकाल लेते हैं। तो चलिए पहली कथा गिन्नी का सोना के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जीवन के दो बहुत जरूरी पहलुओं के बारे में है, आदर्श और व्यावहारिकता। आदर्श यानी हमारे सिद्धांत, जैसे हमेशा सच बोलना, ईमानदार रहना, और व्यावहारिकता यानी दुनियादारी, जिसे हम अंग्रेजी में प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। तो लेखक यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या हमें अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए या दुनिया के हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। देखिए, अपनी बात को समझाने के लिए लेखक ने सोने का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। हम सब जानते हैं कि शुद्ध सोना मतलब 24 कैरेट सोना, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, वो बहुत नरम होता है, उससे गहने आसानी से टूट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है गिन्नी का सोना, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में तांबा मिला दिया जाता है। इस मिलावट से क्या होता है, वो सोना ज्यादा मजबूत और ज्यादा चमकदार बन जाता है। इसीलिए तो गिन्नी के सोने के गहने ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अब लेखक इसी सोने की तुलना हमारे आदर्शों से करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे 100% खरे आदर्श हैं वो शुद्ध सोने की तरह हैं तो बहुत कीमती, लेकिन कुछ लोग उन्हें अव्यावहारिक मानते हैं। उन्हें लगता है कि भाई आज की दुनिया में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं चलता। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शुद्ध आदर्शों में यानी सोने में थोड़ी सी व्यावहारिकता का तांबा मिला देते हैं। वो थोड़ा समझौता कर लेते हैं ताकि दुनिया में उनका काम चलता रहे। और मजे की बात यह है कि समाज ऐसे लोगों को एक बड़ा अच्छा नाम भी देता है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, मतलब व्यवहारिक आदर्शवादी। ये वो लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम आदर्शों को मानते हैं, लेकिन असल में अपने फायदे के लिए, दुनिया में कामयाब होने के लिए अपने आदर्शों से थोड़ा बहुत समझौता करने में हिचकिचाते नहीं। वो कहते हैं, देखिए जी, हम हैं तो आइडियल, पर जमाना खराब है, थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है। और यहीं पर लेखक एक बहुत गहरी और चुभने वाली बात कहते हैं। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझिए। बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। मतलब समाज में तारीफ उन लोगों की होती है जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो दुनियादारी जानते हैं। लोग उनकी समझदारी के गुण गाते हैं, लेकिन उस इंसान की कोई तारीफ नहीं करता जो हर मुश्किल में अपने शुद्ध आदर्शों पर, अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता है। उसे तो लोग बेवकूफ या इम्प्रैक्टिकल कहकर एक किनारे कर देते हैं। तो बच्चों, इसका नतीजा क्या होता है, सोचिए जरा। जब समाज में व्यावहारिकता की ही पूजा होने लगती है तो इन प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोगों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। शुरुआत में तो वो बस थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे तांबा बढ़ता जाता है और सोना कम होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सोना यानी उनके आदर्श तो कहीं छिप जाते हैं और सिर्फ तांबा यानी उनकी चालाकी और दुनियादारी ही चमकती रह जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आदर्शों पर चलना नामुमकिन है? क्या हर किसी को समझौता करना ही पड़ेगा? लेखक कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण वो हमें देते हैं स्वयं महात्मा गांधी का। गांधी जी भी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, लेकिन उनकी परिभाषा दुनिया के लोगों से एकदम अलग, एकदम उल्टी थी। इस कथा की ये सबसे जरूरी पंक्ति है बच्चों, इसे अपने मन में बिठा लीजिए। लेखक कहते हैं वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसका मतलब समझिए, आम लोग क्या करते हैं, अपने ऊंचे आदर्शों सोने को नीचे गिराकर उसमें दुनियादारी तांबा मिला देते हैं। पर गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने व्यावहारिकता यानी हमारे रोज के छोटे छोटे काम, तांबा, उनको अपने आदर्शों के स्तर तक उठा दिया। उन्होंने तांबे में सोना मिलाया। उन्होंने ये दिखा दिया कि व्यावहारिकता को भी आदर्श बनाया जा सकता है। तो आखिर में लेखक हमें दो तरह के लोगों का फर्क साफ साफ समझाते हैं। एक तरफ हैं व्यवहारवादी लोग, जो हर काम में सिर्फ अपना फायदा नुकसान देखते हैं। हाँ, वो दुनिया में सफल हो जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो समाज के नैतिक स्तर को गिराते हैं। और दूसरी तरफ हैं आदर्शवादी लोग, गांधी जी जैसे। वो अपने आदर्शों पर चलते हैं और न सिर्फ खुद ऊपर उठते हैं बल्कि पूरे समाज को अपने साथ ऊपर उठाते हैं। आज हमारे पास जो भी महान मूल्य हैं वे इन्हीं आदर्शवादी लोगों की देन है। चलिए अब हम इस पाठ की दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है ज़ेन की देन। ये कहानी हमें जापान ले जाती है, लेकिन जिस समस्या की ये बात करती है वो आज सिर्फ जापान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। और वो समस्या है हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग, मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस। हुआ यूं कि लेखक जब जापान गए तो उन्होंने अपने एक जापानी दोस्त से बड़े सहज भाव से एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारे देश में जापान में लोगों को कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं? और उनके दोस्त ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो लेखक के होश उड़ गए। दोस्त ने कहा, मानसिक बीमारियां? हमारे यहाँ 80% लोग मनोरोगी हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि जापान में हर 10 में से 8 लोग किसी न किसी तरह के तनाव या डिप्रेशन में जी रहे हैं।
ये एक बहुत ही चौंकाने वाली और डरावनी बात थी। लेखक ने हैरानी से पूछा, पर इसकी वजह क्या है? दोस्त ने बताया, हमारे जीवन की रफ्तार, हमने अपनी जिंदगी की स्पीड इतनी बढ़ा दी है कि दिमाग उसका साथ नहीं देता रहा। लेखक बताते हैं कि वहां कोई आराम से चलता नहीं, सब दौड़ते हैं। कोई शांति से बात नहीं करता, सब बकते हैं, यानी बिना सोचे समझे बस बोलते जाते हैं। वो अमेरिका से मुकाबला करने के लिए 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। नतीजा, उनके दिमाग में स्पीड का एक ऐसा इंजन लग गया है जो हमेशा चलता रहता है और एक दिन वो टूट जाता है। तो इस भयानक तनाव का, इस दिमागी तूफान का क्या कोई इलाज है? लेखक के दोस्त उन्हें एक ऐसी जगह ले गए जो इस समस्या का एक अनोखा हल देती है, और यही जगह है ज़ेन की देन। ज़ेन जापान की एक ध्यान परंपरा है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को शांत करके वर्तमान में यानी प्रेजेंट मोमेंट में जिया जाए। उस जगह का नाम था चा नो यू, मतलब जापानी टी सेरेमनी। बच्चों, ये सिर्फ चाय पीने का एक तरीका नहीं है, ये ध्यान की एक विधि है जिसका असली मकसद मन को परम शांति की अवस्था तक ले जाना है। लेखक बताते हैं कि वो एक सुंदर सी पत्तों से बनी कुटिया थी जिसके बाहर रखे एक बर्तन में पानी भरा था। इस सेरेमनी की पूरी प्रक्रिया बहुत शांत और गरिमापूर्ण थी। सबसे पहले बाहर रखे पानी से हाथ पैर धोए। अंदर चाजीन यानी चाय बनाने वाला बैठा था। उसने बहुत आदर से झुककर उनका स्वागत किया। फिर उसने बड़ी शांति से अंगीठी जलाई, चायदानी रखी और एक एक बर्तन को बड़े सलीके से साफ किया। लेखक कहते हैं कि उसकी हर हरकत इतनी ध्यान से हो रही थी मानो वो कोई पूजा कर रहा हो। लेखक बताते हैं कि उस जगह पे इतनी शांति थी कि चायदानी में उबलते हुए पानी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इस विधि का मुख्य उद्देश्य ही शांति पाना है, इसीलिए यहां एक बार में 3 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया जाता। फिर चाजीन ने चाय पिलाई, और कितनी चाय? सिर्फ 2 घूंट। और उन 2 घूंट चाय को पीने में उन्हें लगभग 1.5 घंटा लग गया। वो एक एक बूंद को महसूस कर रहे थे। अब देखिए लेखक के मन पर इसका क्या असर हुआ। वो बताते हैं कि शुरू के 10-15 मिनट तो उनका मन भटकता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग की जो तेज रफ्तार थी वो कम हो रही है और धीमी हो रही है। और फिर एक पल ऐसा आया जब दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे वो बंद ही हो गया हो। और उस परम शांति के पल में लेखक को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे समय रुक गया है और वो अनंत काल में जी रहे हैं। एक ऐसा पल जहां न कोई बीता हुआ कल था, न आने वाले कल की चिंता, बस वो पल था जो हमेशा के लिए था। शांति इतनी गहरी थी कि उन्हें सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। यह मन की वो अवस्था है जिसे शून्य कहते हैं। इस अनुभव ने लेखक को जीवन का एक बहुत बड़ा सच समझा दिया। उन्होंने सोचा कि हम इंसान आखिर जीते कहाँ हैं। या तो हम बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं, या फिर आने वाले कल के सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में हैं या भविष्यकाल में। लेखक कहते हैं कि सच तो ये है कि ये दोनों ही काल एक धोखा है। क्यों? क्योंकि जो बीत गया वो अब नहीं है, और जो आया नहीं वो भी अभी नहीं है। तो फिर सच क्या है? एकमात्र सच है वर्तमान, वो पल जो अभी है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। और ज़ेन परंपरा हमें यही सिखाती है कि इसी एक सच्चे पल में जीना सीखो। उस दिन उस टी सेरेमनी में लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों गायब हो चुके थे। उनके सामने बस वो शांत वर्तमान का पल था जो उन्हें अनंत काल जितना बड़ा लग रहा था। और तब लेखक को एहसास हुआ। वो कहते हैं, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। उन्हें समझ आया कि असली जिंदगी ना तो अतीत में है न भविष्य में, असली जिंदगी तो बस इसी पल में है। ज़ेन परंपरा की ये देन यानी वर्तमान में जीने की ये कला सच में एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये कहानी हमें भी रुककर अपने बारे में सोचने को कहती है। जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी की रफ्तार भी इतनी तेज हो गई है कि हम इस पल में, अभी में जीना ही भूल गए हैं? उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। अच्छे से तैयारी करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फेवरेट टीचर। बाय।